शेयर बाजार में पिछले कुछ दिनों से जितना उतार चढ़ाव आ रहा है, ऐसे में निवेशक जानना चाहता है कि बाजार पर बजट का क्या असर होगा। आखिर बाजार की क्या डिमांड है और कितनी डिमांड पूरी हो पाएगी इस बार बजट में। इन सब पे बात करने के लिए आज हमारे साथ है एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज के चेयरमैन सुभाष अग्रवाल जी। वेलकम सर, वेलकम टू मनी कंट्रोल हिंदी। सर, सबसे पहले जो हम बाजार की हालत देख रहे हैं पिछले 3 महीने से, स्पेशली अक्टूबर से, उसमें क्या लगता है कि ऐसा क्या हुआ था? मतलब ये एक बेसिक मैं अपने निवेशकों के लिए पूछना चाहूंगी कि बाजार में इतनी मारामारी हो गई। पहले तो सभी व्यूअर्स का धन्यवाद। देखिए, बाजार डाउन क्यों है, इसके पीछे कारण क्या है। हमारे यहाँ एफपीआई की इन्वेस्टमेंट्स हैं। जी सर। ठीक है ना। और कंटिन्यूअसली अक्टूबर से और दिसंबर तक उन्होंने काफ़ी हैवी सेलिंग की है। बिल्कुल। और जनवरी के अंदर भी 65,000 करोड़ से ऊपर, जनवरी 1 जनवरी से अब तक 65-66,000 करोड़ से ऊपर की सेलिंग वो कर चुके हैं। और पूरे जनवरी के अंदर 3 लाख करोड़ की करी है सेलिंग। जी सर। और 3 महीने में मेन ज़्यादा सेलिंग उनकी 3 महीने में हुई है। इसके पीछे 2-3 कारण हैं। पहला कारण उनकी सेलिंग करने का कि हमारी पी रेशो बोलते ना, 20-21 के करीब, 22 के करीब थी सितंबर के अंदर। पीक पर था 2600 के, ये 26,000 के करीब हमारा निफ्टी था। और चाइना 9-10 पी पे अवेलेबल था। तो स्टार्ट तो उन्होंने यहाँ से सेल करके और चाइना में किया। फिर उसके बाद चाइना की भी हालत कोई ऐसे कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन वो फिजिकल स्टिमुलस वगैरह और इंसेंटिव देके वो अट्रैक्ट कर रहे थे। लेकिन उनके अभी रियल एस्टेट मार्केट चाइना का देखो तो 20-25% डाउन है और वो भी सुधर नहीं रहा है, और उनकी जीडीपी भी नहीं सुधर रही है। तो इसलिए चाइना का थोड़ा सा भ्रम उनका कम हुआ। लेकिन ये जो डॉलर इंडेक्स है ये बहुत स्ट्रॉन्ग बढ़ रहा था और हमारा रुपी वीक हो रहा था। ठीक है ना। जब रुपी वीक होता है तो उनकी जो इन्वेस्टमेंट आई हुई है और वो वापस लेके जाते हैं तो डेप्रिशिएटेड वैल्यू पे जाएगी वापस। तो वो एक नेगेटिव पार्ट था। एक हमारा जो सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट थे वो भी एकदम कम थे, काफ़ी कम थे, मतलब सबड्यूड थे यू कहे, है ना। तो वो भी एक उनको इंसेंटिव नहीं था कि वो दे शुड रिमेन इन्वेस्ट। इवन इन थर्ड क्वार्टर भी जो रिजल्ट आए हैं वो एनकरेजिंग नहीं है। तो वो भी एक कारण रहा कि उनके लिए भी सेलिंग रुक नहीं रही है। हम सोच रहे थे जनवरी में रुक जाएगी। अब कोई ट्रिगर चाहिए उनको रोकने के लिए। जी बिल्कुल, है ना। तो 1 फरवरी को अपना फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण 8th बजट, अपना ये फुल बजट जिसे कहते हैं, ये प्रेजेंट कर रही है। और अब बेस भी काफ़ी कम आ गया है और यहाँ पे जैसे 23,000 अभी इस टाइम पर निफ्टी चल रहा है। तो ये फंडामेंटल के हिसाब से और बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 22,700 के ऊपर मैं देख रहा हूँ कि बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्योंकि मार्केट 22,800 के बाद रिवर्ट करेगा। बिल्कुल ठीक है ना। और ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो लगता ये है कि यहाँ पे बाइंग बननी चाहिए। अभी कल तक तो सेलिंग थी, कल तक तो बहुत है ना। और हो सकता है और बजट तक रहे, क्योंकि उनका ट्रस्ट फैक्टर जो है ना वो हिला हुआ है। नहीं तो नॉर्मली बजट की जो बन जाता है, प्री बजट रैली बन जाती है, वो नहीं बन पा रही है। और हालांकि इंडिया के फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग है और मैं समझता हूँ कैपेक्स जैसे हमारा इसके पीछे इलेक्शंस थे जैसे, तो कैपेक्स का पर खर्चा नहीं हुआ। जो हमने 11,11,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लास्ट बजट में डिक्लेयर किया था फाइनेंस मिनिस्टर ने, वो पैसा जो है ना कुछ 45-50% खर्च हुआ है। वो इस क्वार्टर में खर्च हो रहा है, लेकिन स्टिल वो 10 लाख करोड़ से ज्यादा उम्मीद नहीं है कि खर्च कर पाएंगे। और दूसरी बात यह है, इस बार हमें उम्मीद है कि कैपेक्स जो है वो कुछ ना कुछ बढ़ा के करेंगे। और गवर्नमेंट जैसे सिंप्लीफाइंग, जैसे रैशनलाइजेशन ऑफ जीएसटी भी करेगी, टैक्सेस वो भी करेंगे,
PLI स्कीम है, इसमें भी बूस्ट करेंगे, यानी मेडिकल टूरिज्म है, यहाँ पर भी फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग होती है। बिल्कुल। और हमारे जैसे डॉक्टर्स वगैरह बड़े पहले तो डेवलपिंग कंट्री से स्टार्ट हुए, तब तो डेवलप कंट्री से भी पेशेंट्स आ रहे हैं। जी। तो और हेयर ट्रांसप्लांट और ये कुछ तो बड़े फेमस हो गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि मेडिकल टूरिज्म को भी सपोर्ट मिलेगा, एजुकेशन को भी सपोर्ट मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मिलेगा, MSME को भी सपोर्ट रहेंगे, मिलेगा। क्योंकि इनका ये मुद्रा योजना है वो पिकअप कर रही है। और थोड़ा सा क्रेडिट एक्सेस जो है वो और आसान करे, बनाएगी है ना सरकार। गवर्नमेंट। जी, तो इस पर भी मेरे को ध्यान देने की जरूरत है। जी सर। तो ये सारे बजट से बहुत उम्मीद है, उम्मीद। और ये ट्रिगर तभी आएगा जब वो बजट में क्लैरिटी आ जाएगी। जी, तो मेरा जो आपने जैसे बताया कि कई सारी चीजें, पूरे एक वीसीएस साइकिल बन चुका है मार्केट के लिए, मार्केट के लोग भी डरे हुए हैं। इवन मुझे कई बार ऐसा लगता है कि FII चाहते तो और बेच सकते थे, बट उनको भी रिटर्न अब कम मिल रहा है, हो सकता है इसलिए वो धीरे धीरे करके बेच रहे हैं। लेकिन वो ट्रिगर क्या होगा, किस चीज पे क्लैरिटी आएगी तो बाजार को एक्चुअली समझ में आएगा कि ये हमारा। देखिए, अभी ट्रम्प गवर्नमेंट US में आई है, जी। वो कह रही है कि मैं टैरिफ तो लगाऊंगा, मैक्सिको, कनाडा, चाइना, कोलंबिया पे है इनफैक्ट। ना, कोलंबिया। तो इन 3-4 कंट्रीज में हालांकि इम्प्लीमेंट नहीं किया है डिक्लेयर करने के बाद, है ना। तो इसका मतलब है वो धमकी ज्यादा दे रहे हैं, एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन कम कर रहे हैं। 25% एडिशनल लेवी लगाई है नहीं। और इंडिया पे भी वो टैरिफ लगाएंगे। लेकिन जितनी चाइना पे लगेगी, जितना कनाडा पे लगेगी, जितना मैक्सिको, इंडिया पे कम लगेगी। जो डिफरेंशियल है चाइना प्लस जो इकोनॉमी है, तो वहां से जो बेस है मैन्युफैक्चरिंग बेस, वो यहाँ पे शिफ्ट होगा। ओके, यानी कि कई बुरी में हम थोड़े कम बुरे सिचुएशन में रहेंगे। करेक्ट। वो मतलब ये है कि नहीं, फिर ट्रम्प कई प्लेटफॉर्म पर बोल चुके हैं, अपनी इलेक्शन रैली में बोल चुके हैं कि दो US फर्स्ट, अमेरिका फर्स्ट, बट स्टिल आई एम फ्रेंड ऑफ इंडिया, आई विल डू बेटर। तो मतलब वो फ्रेंडशिप का, अभी जैसे अपने फॉरेन मिनिस्टर मिल के आए हैं वहाँ पे उनके, उसके बाद पर्सनल विजिट भी हुई है। तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये इशू मेरे को लगता है ख़त्म हो जाएगा। कनाडा, खालिस्तान मूवमेंट, ये सब, तो ये भी बहुत बड़े फैक्टर है। नहीं तो हमारा ध्यान वो कनाडा के ऊपर ही फोकस था। बांग्लादेश में इन्होंने हिंदुओं पर अत्याचार किया, बड़ा फोकस हो रहा था कि कैसे उसको टैकल किया जाए। उनकी स्टेटमेंट से ही फर्क पड़ेगा, उनकी ग्रांट जो पाकिस्तान को देनी है वो बंद कर देंगे, है ना, तो फर्क पड़ेगा। अच्छा, मतलब आप जो बता रहे हैं कि ट्रम्प के फैसले जो वो बाकी देशों के लिए लेंगे, जिसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे इंडिया पे होगा, लेकिन जैसे अभी बाजार जितना गिर रहा है तो वो एक ब्रेकआउट कब देखने को मिलेगा? वो क्या है कि एक तो डिसिजिव पॉलिसी बनेगी बजट के ऊपर जी, कि उसमें क्लैरिटी बढ़ जाएगी जी। एक महीने के अंदर ट्रम्प की भी पॉलिसी क्लैरिटी बढ़ेगी कि भी क्या कर रहे हैं, तो बाजार उसको देख रहा है। अभी हमारा जैसे पीछे आपने MSCI इंडेक्स में हमारा बॉन्ड जो है वो इंक्लूड हुआ है, तो उसमें अच्छी इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए, कुछ आई भी है, लेकिन अभी हमारा सिर्फ करेंसी डेप्रिशिएट होना, उससे थोड़ी सी प्रॉब्लम बढ़ी है, वो स्टेबलाइज हो जाएगी। और क्वार्टरली रिजल्ट्स थर्ड क्वार्टर के भी बढ़िया नहीं है, क्योंकि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर जब तक नहीं होगा, है, जब तक डिमांड नहीं बढ़ेगी, है ना, तो ये अब फोर्थ क्वार्टर ऑनवर्ड्स मैं बहुत होपफुल हूँ कि इसके 31 मार्च के जो कॉर्पोरेट के रिजल्ट आएंगे वो दैट शुड बी वेरी गुड। और GDP हमारी जो इस साल 6 और 6.5 के बीच में रहनी चाहिए या 6.6 तक रहनी चाहिए, वो नेक्स्ट ईयर 6.87% तक रहेगी। और कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, और ये बजट के अंदर बहुत सारी क्लैरिटीज आ जाएंगी। सिंप्लीफिकेशन, डिजिटाइजेशन का भी हमारा रोल बहुत बढ़ रहा है। डिजिटाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, है नहीं, रोड, ट्रांसपोर्ट, रेलवे, सब में एलोकेशन बढ़ेंगे। और जैसे आपको पता है डिफेंस के अंदर हमारे ऑर्डर्स आ रहे हैं, नहीं, तो डिफेंस में मेक इन इंडिया का, हाँ, मेक इन इंडिया, PLI स्कीम, इनसे क्या है कि हमारा जो डिपेंडेंसी इंपोर्ट पे है वो कम होगी, लोकल मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा ग्रोथ होगी। तो फंडामेंटल मोमेंटम की बात है, सिर्फ फंडामेंटल स्ट्रोंग है। तो लेटर और सूनर मेरे ख्याल फरवरी से मार्केट टर्न करना शुरू करना चाहिए।
ये अच्छा। बजट के बाद से मोमेंटम अच्छा। बनना चाहिए। सर तो आपके कहने के हिसाब से कि इस साल मार्च से शायद बाजार एक बार फिर हमें हरियाली दिखाए, एक सस्टेनेबल हरियाली। सस्टेनेबिलिटी है, और ये मैं तो ये फील कर रहा हूँ 1 फरवरी विल बी द ट्रिगर पॉइंट, और यहाँ से इन्वेस्टमेंट्स धीरे धीरे आएंगी, क्योंकि अभी हमारा क्वार्टरली थर्ड क्वार्टर सही नहीं है, इसलिए बहुत कॉन्फिडेंस तेजी एकदम नहीं बढ़ेगी। लेकिन जनवरी फरवरी मार्च के जब रिजल्ट आएंगे अप्रैल मई के अंदर, तो तब वो स्ट्रोंगनेस पकड़ेगी। और ये जो 26,000 वाला टॉप है, इसको मैं समझता हूँ मई तक तोड़ देना चाहिए। ओह ग्रेट, ये हमारे इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छी खबर है, हाँ, जो लंबे समय से इंतजार कर रहे। सर एक और चीज जो मैंने देखा है कि कल आरबीआई ने कहा कि वो 60,000 करोड़ के बॉन्ड खरीदेगा। अब आरबीआई ने पिछली पॉलिसी रेट को इसलिए कम नहीं किया क्योंकि उसका कहना है कि हमारे लिए महंगाई एक बहुत बड़ी चिंता है, लेकिन वो बॉन्ड भी खरीद रही। तो क्या ऐसा हो सकता है क्योंकि बजट के बाद ही उसी हफ्ते में फिर से पॉलिसी रेट है और बाजार को इंतजार है एक कट का, तो कट नहीं होने का ये संकेत है कि लेट कट होने से भी बाजार डाउन है। जी जी और जी बिल्कुल। फेड का क्योंकि ये डिपेंडेंट फेड के ऊपर है, फेड के 28-29 जनवरी को मीटिंग है जी, है ना, तो 29 जनवरी को उनका पता लग जाएगा। क्योंकि पहले ट्रम्प लग रहा था कि वो अभी इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा और वो शायद रेट कट नहीं हो, लेकिन अभी 50-50 है। तो यदि 28-29 तारीख जनवरी को वो रेट कट कर देते हैं तो वी आर वेरी श्योर कि रेट हमारा यहाँ भी हो जाएगा। और नहीं तो लिक्विडिटी फेड में ये आरबीआई प्रोवाइड करेगी। लिक्विडिटी बहुत टाइटनेस चल रही है, लिक्विडिटी की बहुत है ना, तो वो लिक्विडिटी की जो है उस पर भी ऑब्जर्व कर रही है, तो लिक्विडिटी मेरे ख्याल सिस्टम में आ जाएगी। तो ये आरबीआई की पॉलिसी हमें उम्मीद है, क्योंकि अब नए जो आरबीआई गवर्नर आया है तो उनको उनके ऊपर जिम्मेदारी है ग्रोथ की। और ग्रोथ कब होगा? जब रेट कट होंगे। और ये हमारा सेकंड क्वार्टर थर्ड क्वार्टर डाउन है, इस पर बहुत प्रेशर है कि 25% रेट कट तो इमीडिएट करा जाए। वो फेड करता है या नहीं करता है, आरबीआई शुड डू, है ना। तो ये भी एक पॉसिबिलिटीज है कि वो फेड नहीं भी करे तो आरबीआई कर देगा, और कर दिया तो उसने 25% तो 100% करना चाहिए, काफ़ी चांसेस हैं। और लिक्विडिटी भी उनकी कार्ड्स के अंदर है कि लिक्विडिटी भी प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि मार्केट को बहुत बड़ी टेंशन है कि लिक्विडिटी का जो देखिए मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि चाइना में और इंडिया में क्या फ़र्क है। चाइना में एफडीआई आई थी, वहाँ का फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुए थे। इंडिया में फिजिकल नहीं, शेयर मार्केट की वजह से एफडीआई आई है। हमारे यहाँ पे क्योंकि शेयर मार्केट हमारा बहुत रेगुलेटेड है, सेफ है, और शेयर मार्केट में हर तरह से सेफ्टी की हुई है, वार्म सिस्टम है, मार्जिनिंग सिस्टम है, वर्ल्ड में कहीं नहीं है। लोवेस्ट जो क्लाइंट है उसको भी उसकी भी मॉनिटरिंग होती है, ऐसा नहीं है वर्ल्ड वाइड कहीं भी। तो हमारा जो शेयर मार्केट है वो बहुत हाईली रेगुलेटेड है। अभी थोड़े से जो रूल्स रेगुलेशंस बने हैं, मार्केट बहुत बढ़िया चल रहा था, तो सेबी के एकदम चेंजेस करने से तो मैं समझता हूँ इसका भी एफएनओ पे जो इम्पैक्ट हुआ, हाँ, एफपीआई से ज़्यादा रिक्वायरमेंट मांग ली और लॉट भी बड़े कर दिए, अपफ्रंट मार्जिन कर दिया, बहुत फ्रीक्वेंट चेंजेस का भी इम्पैक्ट है ना। तो मैं समझता हूँ कि अभी मार्केट जो कंटिन्यूअस डाउन जा रहा है तो उसमें उसका भी थोड़ा बहुत। देखिए आपने ये बताया भी कि लॉट साइज, तो जब हमने ये खबर लगाई थी मनी कंट्रोल हिंदी पे, तो हमारे कुछ इन्वेस्टर ऐसे नाराजगी दिखा रहे थे कि सेबी नहीं चाहता कि छोटे इन्वेस्टर पैसा कमाए, क्योंकि उन्हें तो ऐसा लगता है एफएनओ मतलब हमें पैसा मिल रहा है। सेबी ये चाहता है भैया तुम रिस्क फ्री रहो, तुम सेफ रहो, छोटे कैपिटल के साथ ट्रेड करो। तो ये किस तरीके से मैनेज हो सकता है, क्योंकि उन्हें बहुत शिकायत है कि देखो हम तो आउट हैं। सेबी की इंटेंशन बहुत क्लियर है, एग्जैक्टली, कि दे वांट टू प्रोटेक्ट रिटेल इन्वेस्टर। और उस इंटेंशन में कई बार कोई डिसीजन वो सोच ये रहे थे कि भाई रिटेल इन्वेस्टर बचेंगे, लेकिन क्या है कि जो टेंडेंसी है इंडिया के अंदर वो स्पेकुलेशन की टेंडेंसी है, और उन्होंने कहा है 90% रिटेल इन्वेस्टर नुकसान करता है। क्योंकि ये फैक्ट भी हमें थोड़ा सा इसको दूसरे एंगल से देखना चाहिए। जैसे मान लो मैंने रिलायंस ले रखा है कैश के अंदर और मैं हेजिंग कर रहा हूँ, फ्यूचर में बेच देता हूँ,
तो मार्केट बढ़ रहा है तो मेरा कैश में तो इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, लेकिन फ्यूचर में लॉस है, तो उनकी कैलकुलेशन के हिसाब से वो लॉस है। ऐसे बहुत से कॉर्पोरेट्स, इंडिविजुअल, एफपीआई जो हेजिंग करके चलते हैं, जो लॉस है वो जरूरी नहीं है कि वो लॉस है, वो हमें अंडरस्टैंड करना मतलब वो डेटा जो लॉस दिखता है वो पूरा है, वो जरूरी नहीं है कि वो लॉस है, तो वो चीज को नहीं देखा गया। बाकी मैं समझता हूँ कि सेबी की इंटेंशन में तो कोई डाउट कर ही नहीं सकता। सेबी ने कैपिटल मार्केट को बहुत करा है, लेकिन अभी हमारी ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत हाई है ना। अभी जैसे ऑप्शंस पे भी एसटीटी बढ़ा दी थी गवर्नमेंट ने, तो ये चीजें एसटीटी तो बढ़ी हुई है, सीटीटी बढ़ी हुई है, और सारे चार्जेस हैं वो सब बढ़े हुए हैं। तो हमें ये देखना चाहिए कि टू हैव ए लिक्विड कैपिटल मार्केट, टू हैव ए इम्पैक्ट कॉस्ट वेरी मिनिमम है, इसमें हमें जो ट्रांजैक्शन चार्जेस या टोटल कॉस्ट है, एसटीटी होगी, सीटीटी होगी, ब्रोकरेज होगी, जीएसटी होगी, स्टैम्प ड्यूटी होगी, ट्रांजैक्शन सेबी के हो गए, एनएससी हो गए, मतलब देयर आर सो मैनी चार्जेस है ना। तो वो सब चार्जेस पर रिकनसाइल वो कम करे जाएं और इसको एक जैसे वन पॉइंट पर ले लिया जाए। जैसे यहाँ पे कोरिया में होता है कि ब्रोकर एक चार्जेस देता है, एक तो सिंप्लीफिकेशन हो गया और उनको अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी और फिर वो कंट्रीब्यूट करते हैं आपस में, बिल्कुल ठीक है ना, कि भी एसटीटी देनी है या वो कोई भी चार्जेस, इवन वो जो वहाँ की ब्रोकर एसोसिएशन है उसमें से उसके भी चार्जेस जाते हैं, सेबी रेगुलेटर सब जगह एक वन शॉट पे ले लें। सर आपने टैक्सेस और चार्जेस की बात की, तो क्या ऐसा हो सकता है, मतलब अब ये तो 1 फेब को पता चलेगा कि क्या आ रहा है बजट में, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि फिलहाल मार्केट को इसी से खुशी हो कि वो कोई टैक्स ना लगाए, वो कोई बुरी खबर ना आए मार्केट में, कोई अच्छी खबर आए या ना आए, कोई बुरी खबर ना हो, देखो कोई स्पेशल टैक्स। गवर्नमेंट की नॉलेज में है कि हमारा शेयर मार्केट का बुरा हाल है और है नहीं, और हमारा जो प्लस पॉइंट था कि हमें फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तो हम अब डेवलप कर रहे हैं, लेकिन हमारी एफडीआई बहुत पहले से आ रही है और बड़ी अच्छी एफडीआई आ रही है, और वो आ रही है क्योंकि जब एफपीआई आते थे तो वो देखते थे कि इंडिया में वो एक फोकस हो गया था इंडिया शेयर मार्केट की वजह से, तो वो यहाँ पे इतनी पॉपुलेशन है, डिमांड है, कंजम्पशन है, तो उन्होंने यहाँ फैक्ट्रियां भी लगाई है या लोकल पार्टनर को लोकल बना के इन्वेस्टमेंट भी की, तो एफडीआई भी बढ़ी, एफपीआई की भी बाइंग बढ़ी, और इसको इसलिए हमारा ये कैपिटल मार्केट बहुत जरूरी है, और इंडस्ट्री को भी पैसा मिल रहा है, इन्वेस्टर को भी सेविंग अच्छी जा रही है। आप देखो 1980 से आज तक है ना, यदि हम शेयर मार्केट के अंदर ग्रोथ देखें एक इन्वेस्टर की, तो 1980 में इंडेक्स वाज 100, टुडे अब 76 जा रहा है 44 ईयर्स में, तो भी 16% की रिटर्न इसमें कंपाउंडेड बेस के ऊपर रिटर्न आ रही है। तो ये हम देख रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में इफ यू आर इन्वेस्टेड इन शेयर मार्केट तो मार्केट रिटर्न देता है। तो ये जो है ना कि भी मार्केट में लूज करते हैं वो बात नेगेटिव जा रही है ना, क्योंकि शेयर मार्केट इज द ओनली इंस्ट्रूमेंट विच बीट द इन्फ्लेशन एंड गिव यू द रियल रिटर्न, अदर इंस्ट्रूमेंट डजंट गिव दैट काइंड ऑफ रिटर्न। तो इसलिए हमें इसको एजुकेशन करके समझाना चाहिए कि भाई यू शुड रिमेन इन्वेस्टेड, ठीक है सट्टा नहीं करो, लेकिन इंडिया की प्रवृत्ति है सट्टे की, वो यहाँ नहीं तो कहीं और करेंगे, है ना, तो इसलिए हम उसको रोक नहीं सकते। जी, तो आपने बिल्कुल आपने कई सारी चीजें बताई जो हमें इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करेगी, कई सारी चीजें वो बताई जो हमें डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगी। और मैं आखिरी सवाल ये पूछूं कि मार्केट से बिल्कुल कनेक्टेड हुई, जैसे एज अ यूजर नहीं, एज ए इन्वेस्टर नहीं, आप मार्केट को जितनी बेहतर ढंग से समझ रहे, उसमें फिलहाल किस चीज की जरूरत है, मतलब लॉन्ग टर्म, जैसे हम सोचते हैं कि सेंसेक्स 1 लाख चला जाए, उसके लिए कोई एक डिमांड क्या होगी आपकी? ट्रांजैक्शन चार्जेस कम किए जाएं, कैपिटल गेन्स पे ध्यान दिया जाए, एसटीटी सीटीटी जैसे भी है कुल मिला के है नहीं, कॉस्ट कम करी जाए और थोड़ा सा इंसेंटिवाइज किया जाए मार्केट को, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को। मतलब अभी तक जो लगता था कि मार्केट बहुत स्ट्रांग है, आप इस पे चार्जेस लगा के खजाना भर सकते हैं, लेकिन अब मार्केट को भी सरकार के हेल्प की जरूरत है। तो इस पर हम देखते हैं कि बजट में हमारे लिए क्या है, और हम पोस्ट बजट भी एक बार सर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।